तो 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, साइंस में, और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर मानेंगे। और थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले ये आइडिया दूंगा कि देखो 10th की जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इससे अगला चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, और उससे अगला चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। सच में ये किताब में 3 अलग अलग चैप्टर दिखते हैं, बट सच में तीनों के तीनों आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। मैं कहूँगा चैप्टर 1 में जो आज पढ़ रहे हैं कुछ चीज़ें समझेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है कि इक्वेशन समझ नहीं आएगी, क्यों हुआ कैसे हुआ, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है आने वाले आगे चैप्टर में। तो ये ऐसा है कि चैप्टर जब आप केमिस्ट्री कह सकते हो कि आपको ये 3 चैप्टर जब सारे हो जाएंगे तब आपको इन तीनों चैप्टर का एक अच्छा क्या कहते हैं कंसेप्ट मिलेगा, और आपको तैयारी भी इसको बोर्ड के लिए इस तरह से ही करनी है कि भाई तीनों चैप्टर क्या है, एक ही है। तुम सोचो कि चैप्टर 1 में कुछ अलग है, चैप्टर 2 में बिल्कुल ही अलग है। मैंने कहा तीनों चैप्टर क्या है आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। तीनों आपके अच्छे से होंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। तीनों में से एक भी आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ समझ आया तो वो बाकी में भी दिक्कत करेगा। तो इस नोट पे क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, एनसीईआरटी के हिसाब से भी चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चलो तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो आज हमारा है पढ़ने के लिए, दैट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो जरा डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा गया है, कहा गया है अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। क्या है ये? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब पढ़ने को तो पढ़ दिया, समझ आना चाहिए ना। तो क्या कहा गया, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं। क्या करने के लिए? कुछ नए सब्सटेंस बनाने के लिए। और जब हम कहते हैं कुछ नए सब्सटेंस, तो नए सब्सटेंस का मतलब है उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट होगी। जिनसे मिलके बने उनसे भी उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां क्या हो रहा हो, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलके बिल्कुल ही एक नया सब्सटेंस बना रहा हो, उसे कहते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपके आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। तो ठीक है, तो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है कि मैग्नीशियम दैट इज अ एलिमेंट, वो जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियस सी बात है इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा, ऐसे खाली रिएक्ट नहीं करता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस को जब हीट करेंगे, या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे, तो एक नया सब्सटेंस बनता है, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तुम देखो, मैग्नीशियम एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है। जब मैं कहता हूं अलग सब्सटेंस है, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट उनके कॉम्बिनेशन से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आया है, क्या उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से रिजेंबल करती है? नहीं करती। क्या उसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से रिजेंबल करती है? नहीं करती। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा प्रक्रिया हुई जहां 2 सब्सटेंस आपस में मिले और एक एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला एक सब्सटेंस बना। तो क्या कह सकते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। या बोलेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ मिलना, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट और कंबाइन टू फॉर्म अ एंटायरली न्यू सब्सटेंस, एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बनाने के लिए। ठीक है, जैसे उदाहरण यहां भी देखो, ये बहुत कॉमन है भाई, आई थिंक ये रिएक्शन सब जानते हैं। अब हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस जब मिलते हैं तो सबको पता है वाटर बनता है। अब इसको मैं थोड़ा इलोबरेट करना चाहूंगा। देखो, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब मुझे बताओ, सबको पता है हाइड्रोजन गैस कैसा गैस है, दैट इज एक्सप्लोसिव गैस, रॉकेट्स में फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है कि नहीं। ऑक्सीजन आप क्या देख रहे हो, उसकी अपनी ही अलग प्रॉपर्टी है, वो कंबशन कराने में मदद करता है। बट तुम देखो दोनों के मिलने से क्या बना, वाटर। अब वाटर ना एक्सप्लोसिव है, ना वो आग को बढ़ने में मदद करता है। तो ये बहुत सिंपल सा उदाहरण यहाँ आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो कितनी अलग थी। एक ऐसा सब्सटेंस जो कंबशन करता है, या बोलूं बहुत सबसे ज्यादा कंबशन अगर किसी का होता है एक्सप्लोसिव, दैट इज हाइड्रोजन। इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि अगर रॉकेट्स में ऐसा फ्यूल यूज होता है, मतलब इतनी ताकत होती है जब उसको चलाते हैं, इतनी एनर्जी निकलती है।
और ऑक्सीजन सब जानते हैं बचपन से कि क्या करती है, एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड है जो कि क्या करता है, कंबशन कराने में मदद करता है। बिना ऑक्सीजन के कंबशन समझते ना, किसी चीज को बर्न करना होता नहीं। बट देखो उसके मिलने से जो वाटर बन रहा है, ये रखा हुआ वाटर यहां देखो, बताओ अब ये वाटर कैसे बना है, हाइड्रोजन, जो रॉकेट में कहीं फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो है आपकी बोतल में, है कि नहीं। बट क्या अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कहां शो कर रहा है, पानी कहां एक्सप्लोसिव है, इसके अंदर देखो ऑक्सीजन भी है, क्योंकि वाटर का एक कॉन्स्टिट्यूट क्या है, ऑक्सीजन भी है। बट कहां, इसको पी के नाक में डाल लोगे, बोलना नहीं चाहिए, नाक में डाल लोगे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि जो नया वाटर बना सच में उसकी प्रॉपर्टी उनसे भी नहीं मिल रही जिनसे मिलके वो बना है। और आई थिंक ऐसे ही प्रोसेस को क्या कहा गया, केमिकल रिएक्शन कहा गया। क्या कहा गया, केमिकल रिएक्शन कहा गया कि नहीं। अब मुझे लगता है इतना बोल के आगे बढ़ना ठीक होगा, लास्ट कंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या है केमिकल रिएक्शन, आपको मैं फिर बोलूंगा, देखो मैं हिंदी में बोलता हूं, एक स्मार्ट बच्चे को पेपर में लिखना होता है, इसलिए मैं कहूंगा डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल ही पढ़ना, चलती हुई डेफिनेशन से काम नहीं चलता, आप उसको सस्ते उसमें समझ सकते हैं, है ना, आप उसको लेमन भाषा में समझने के लिए आप ऐसे पढ़ा सकते हैं। बट आइडली जब केमिकल रिएक्शन पूछा जाएगा तो जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे उदाहरण देख के तो नहीं समझा सकते ना, आपको किताबों से पढ़ना है। ये स्टेटमेंट मैं पहले ही पन्ने पे बोल देता हूं। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की, डेफिनेशन ऐसी रखी है कि कोई चलती हुई डेफिनेशन नहीं है कि कुछ भी लिख दिया उसमें ग्रामेटिकल एरर है, मतलब अपनी तरफ से कोशिश की, होने को तो हो सकता है बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भाई इस तरह की दिक्कतें ना हो कि बच्चा इसके भरोसे पढ़ रहा है और पता लगा कि मैंने ही बहुत चलता हुआ लैंग्वेज लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको नंबर तो कॉपी में क्या लिखोगे उससे मिलते हैं, आपको पता है तो दैट इज अच्छी थिंग, बट कॉपी में भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए डेफिनेशन वही पढ़ो जो एक्चुअल में किताबें में लिखी है ना, अपने आप से कुछ भी नहीं। हाँ, समझने के लिए तो बोल दिया, हिंदी में बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके होने से बिल्कुल ही एक नया सब्सटेंस बनता हो, जस्ट इतना है केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन आपके पास बोर्ड पे है, समझ आया नहीं आया बोलो, चलो। और बाकी ये नोट में तुम साथ शेयर कर ही दूंगा, तो जब मैं शेयर कर लूंगा तो पढ़ लेना भैया, ठीक है। बट फिलहाल के लिए तो मेरे साथ पढ़ो। अच्छा, अब यहां देखो दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आई थिंक यहां जाने से पहले मैं वापस पीछे जा सकता हूं, मैं थोड़ा यही समझा देता हूं, आई थिंक डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे। देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिले तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई और इनके मिलने से एक नया सब्सटेंस क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, इनको कहा जाता है क्या, रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। तो अगर हाँ डेफिनेशन अब पढ़ो, क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब डेफिनेशन समझ आएगी। क्या कहता है, रिएक्टेंट आर दी सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड अंडरगोज चेंज। तो केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, जिनके मिलने से रिएक्शन हो रही है, उसे कहा गया है क्या, रिएक्टेंट। क्या कहा गया है, रिएक्टेंट। उसके नीचे देखो क्या लिखा, दे आर रिटन ऑन दी लेफ्ट साइड। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट कहां लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं आया। अब दूसरा इधर ही चले जाते हैं, इसको देखो, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करे तो केमिकल रिएक्शन हुई, तो जिनके कंबाइन होने से केमिकल रिएक्शन हो रही, दे आर रिएक्टेंट। और उनके रिएक्ट होने से, कॉम्बिनेशन से जो नया बन रहा है, वो नया जो पदार्थ या सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज द प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट। तो यहां प्रोडक्ट कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट कहां होगा केमिकल रिएक्शन में, वो राइट हैंड साइड पे होगा। जैसे इसमें देखो फटाफट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करे तो केमिकल रिएक्शन हुआ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दे आर द रिएक्टेंट, एंड उनके मिलने से जो नया सब्सटेंस बना, वाटर, दैट इज अ प्रोडक्ट। तो मुझे क्या समझ आया, तुमको समझ आया होगा कि व्हाट इज अ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट। समझ आया नहीं है, चलो। तो मुझे लगता है ये पन्ने पे जो लिखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक वही समझ आता है। पेपर में आपको कोई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछने वाला भी नहीं है, बट आपको समझ होनी चाहिए कि क्या रिएक्टेंट होता है और क्या प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट वो जो आप सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं, और उनके कॉम्बिनेशन से जो नया सब्सटेंस बन रहा है, या कहूं केमिकल रिएक्शन की वजह से जो नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज द प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया यहां पर, ये रिएक्शन मैंने जरूर लिखी है, समझने में चले जाने कैसे हुआ। मैंने कहा ना केमिस्ट्री का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर साथ में चलेगा, है ना। बट अभी फिलहाल बताते हैं, बात मानना। जिंक एक मेटल है,
सल्फरिक एसिड दैट इज अ एसिड। जब जिंक सल्फरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनता है जिंक सल्फेट, एक सॉल्ट है, और साथ में पैदा होती है क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हम ये बात नहीं करेंगे रिएक्शन कैसे हो रही है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एंड 3 में। बट अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे हो रही है, वो इस चैप्टर में ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब जिंक और सल्फरिक एसिड जब आपस में कंबाइंड हुए, बोले केमिकली रिएक्ट हुए, तो इनके बीच में रिएक्शन हुआ ना बेटा, तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। इनके रिएक्ट होने से या इस रिएक्शन के होने से क्या सब्सटेंस बना, जिंक सल्फेट बना, एक सॉल्ट, साथ में एक गैस पैदा होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये जो नया बना दैट इज दी प्रोडक्ट, दैट इज दी प्रोडक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मुझे लगता है आगे बढ़ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है समझ आया, उसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, ये कोई डेफिनेशन पढ़ने वाला टॉपिक तो है नहीं, समझने वाली चीज है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब आया केमिकल इक्वेशन। क्या आया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो बच्चा, जैसे मैंने वहां लिखा, बस वापस पहले स्लाइड पे चला जाऊंगा। देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिलके एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना क्या था, केमिकल रिएक्शन। बट हम जब केमिकल रिएक्शन को आमतौर पे कॉपी पे लिखेंगे या कहीं टेक्स्ट में लिखेंगे, तो क्या मैं बार बार मैग्नीशियम का पूरा नाम मैग्नीशियम लिखूंगा, नहीं, मैं इसके जगह क्या लिखूंगा, इसका सिंबल, क्योंकि एक एलिमेंट है तो एलिमेंट का क्या होता है, सिंबल। तो मैंने क्या यूज किया, उसका सिंबल मैग्नीशियम। अब यहां ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन इज एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के 2 एटम के मिलने से बनता, दैट इज कंपाउंड। पता ना एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। तो ये ऑक्सीजन गैस क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2। फिर मैंने ये एरो डाला, इस रिएक्शन में इन दोनों को हीट भी करना पड़ता है, या बोलूं मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है, तब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, और फिर बनाया एक नया कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट जब मैं कॉपी में मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलने को मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलूंगा, यहाँ भी मैंने पूरा नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा बिकॉज मैं केमिकल रिएक्शन समझा रहा था। बट जब मुझे एक रिएक्शन लिखनी होगी कागज पे, तो मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या यूज करूंगा, फॉर्मूला, दैट इज MgO। मैं आपको मदद करूंगा, वैसे सब 9th में था, बट फिर भी आपको मैं 10th में सिखाऊंगा कैसे केमिकल फॉर्मूले लिखे जाने हैं। वैलेंसी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, किसी को नहीं पता हो तो मुझे बोल देना, पहले हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे 9th का, फिर फॉर्मूला लिखाना सिखाएंगे। आइडिया 9th में था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यार वरुण मुझे ये बता भाई, केमिकल रिएक्शन तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट जब मैं कागज पे लिखता हूं तो मैं क्या करता हूं, क्या मैं ऐसे लिखता हूं जैसे मैंने पहले पन्ने पे लिखा था, नहीं, जब मैंने ऊपर लिखा है ऐसे लिखा जाता है। मैंने क्या किया, उस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस आ रहे, अगर वो एलिमेंट है तो उसका सिंबल यूज किया, अगर वो सब्सटेंस कंपाउंड था तो उसका फॉर्मूला यूज किया। अब ये जो तरीका है, ये जो तरीका है कि केमिकल रिएक्शन को उसमें आने वाले एलिमेंटों के सिंबल और उसमें आने वाले कंपाउंडों के फॉर्मूले की मदद से एक्सप्रेस लिखने का जो तरीका है, इसे कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैथ में इक्वेशंस होती हैं, है ना, x², ऐसे सिंबॉलिकली करते हैं, है ना। राम अपने लड़के से क्या कहते हैं, 20 साल बड़ा है, ये एक स्टेटमेंट है। बट हम कैसे लिखते हैं, राम की उम्र x हो गई, लड़के की उम्र y होगी, और राम की उम्र x क्या हो गया, उसके लड़के की उम्र y से 4 ज्यादा, दैट इज x = y+4। बात तो वही है जो हम जान रहे हैं x क्या है। तो राम की जगह राम के इसी जगह लेके x ले लिया, तो वही तो काम किया कि पूरा ना बोल के क्या किया, उसमें आने वाले एलिमेंटों के सिंबल और कंपाउंडों के फॉर्मूले की मदद से एक केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन वहां एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को। बाकी मैं अब डेफिनेशन पढ़ता हूँ। मुझे लगता है ये तरीका अच्छा है। ट्यूशन इसलिए होता है, आप पढ़ेंगे, आप पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर समझेंगे। ट्यूशन आपके लिए क्या काम कर रहा है, वो आपको पहले समझाता है फिर डेफिनेशन पे लेके जाता है, तो फिर डेफिनेशन आप समझ आएगी। आई थिंक अब ये समझ आएगी नहीं केमिकल इक्वेशन क्यों कहा इसको। अब डेफिनेशन पढ़ो, अब समझ आ जाएगा कि केमिकल इक्वेशन क्या कहा। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्या, केमिकल इक्वेशन, इन विच, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट 2 वर्ड है, आप समझ रहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन है। रिएक्टेंट वो जो केमिकल रिएक्शन जिसके मिलने से हुआ है, प्रोडक्ट कौन है, जो केमिकल रिएक्शन के होने से नया सब्सटेंस बना है। तो कहता है इन विच, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन यूजिंग देयर केमिकल फॉर्मूला। जिसमें हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, उनके नाम से नहीं, उनके केमिकल फॉर्मूला। एक चीज और ऐड कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल, क्योंकि रिएक्शन में हर बार सब्सटेंस या कंपाउंड नहीं होगा, इट कुड बी एन एलिमेंट,
और अगर वहाँ कंपाउंड है तो फॉर्मूला होगा उसका, और वहाँ एक एलिमेंट आया, जैसे वहाँ मैग्नीशियम एक एलिमेंट आया था तो उसका सिंबल होगा, है कि नहीं। तो समझ आया केमिकल इक्वेशन क्या है। ये एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का या बताने का एक सिंबॉलिक तरीका तो है, बट कैसा सिंबॉलिक तरीका है, जहां हम क्या कर रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में आने वाले सब्सटेंसों के केमिकल फॉर्मूला, दैट इज फॉर्मूला और एलिमेंट अगर वहां आया तो उसके सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है समझ आएगा। डेफिनेशन तो रट लोगे आप लोग, बट देखो तो रटना नहीं कहते, अगर आपने समझ के लिखा, अब मैं बार बार बुक की डेफिनेशन तो नहीं रटा मार रहा, मेरे को समझ आता है केमिकल इक्वेशन क्या है। अगर मैं हिंदी में समझता हूँ और मेरी अंग्रेजी थोड़ी ठीक ठाक है तो मैं अपने आप से लिख ही सकता हूँ। बोलो मैं तो बोर्ड पे देखूंगा नहीं, तुम बोलो भाई तुम टीचर हो, अरे ऐसा नहीं है यार, हम जब छोटे थे तब भी हम ऐसे ही पढ़ते थे, और तुमको वही गाइड करते हैं कि भाई पढ़ा ऐसे ही चाहता है, आप समझिए और अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस कीजिए। बट अपने वर्ड में इतना भी एक्सप्रेस नहीं करना होता कि वो टेक्निकल आउट हो जाए, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है, थोड़ा तो टेक्निकल उसको रहना पड़ेगा। आप जब उसको लिखते हैं या बोलते हैं तो बोल के आगे लिख लेंगे। टॉपिक था केमिकल इक्वेशन। तो क्या है केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज अ वे, इट इज अ वे, एक तरीका है, इट इज अ मेथड, एक तरीका है, a method of representing a chemical reaction with the help of symbol and the formula of the element or compound present in the reaction। उस रिएक्शन में जो एलिमेंट और कंपाउंड आ रहे हैं उनके सिंबल और फॉर्मूले की मदद से एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? केमिकल इक्वेशन। अब ये देखो केमिकल इक्वेशन, यहां मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ना, कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, दैट इज अ रिएक्शन। बट जब मैंने उसको कागज पे लिखा तो क्या करा, मैंने मैग्नीशियम जो एलिमेंट था रिएक्शन में उसका सिंबल Mg यूज किया। इनके आगे टू लग रही है, बाद में समझाएंगे जब हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, इससे कंफ्यूज मत होना। आपके लिए रिएक्शन अभी फिलहाल हो सकता है ये होगा, बोलेंगे भैया टू कहां से आया, वो बताऊंगा क्यों टू लगाया है ना। अभी आपके लिए रिएक्शन ऐसा है ना कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम की जगह मैंने क्या यूज किया? मैग्नीशियम का सिंबल Mg। रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का मैंने क्या यूज किया? ऑक्सीजन गैस है, दैट इज ऑक्सीजन गैस, तो उसका फॉर्मूला है O2। रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? वहां एरो लगाया, और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड बन रहा है तो उसका मैंने क्या यूज किया? फॉर्मूला यूज किया। तो क्या बना? मैग्नीशियम Mg प्लस O2, इसको पढ़ा जाता है गिव्स, देता है MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मुझे लगता है आपको समझ आएगा केमिकल इक्वेशन होता क्या है। बच्चा लोग सही था, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन और लिखी। अच्छा, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस मत करना कि यार हमको यार ये समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों होता है, ये सब मैंने कहा आपको, आप चैप्टर जब सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन में यही समझा दूंगा कि क्यों कैसे हो रही है ना। अभी इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती है, कुछ और भी चीजें इस बारे में होंगी, बट अभी हमारा यहाँ फोकस नहीं है केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जा रही है। रटना भी नहीं है, आगे चैप्टर जाइए, ये रिएक्शन क्यों है ऐसा, आपको सब रटा जाएगा, ये सब समझ आ जाएगा। रटना इस गलत वर्ड, सब समझ आएगा। बट फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा, एक रिएक्शन मैंने लिखी, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज लाइमस्टोन, चूना पत्थर है, ठीक है, ये जैसे मार्बल यहाँ लगा है, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक जैसा एलोट्रॉप जैसा है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, देखो ये ऐसा होना चाहिए था, इसके ऊपर डाल दिया, ये जो डेल्टा, इसको ट्राइंगल सा जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डेल्टा, और ये डेल्टा का मतलब है यहाँ पर हीट। क्या मतलब है? या तो मैं यहाँ डेल्टा बना दूं और नहीं तो मुझे इसके ऊपर क्या लिखना चाहिए था? हीट। क्या लिखना चाहिए था? हीट। अब रिएक्शन ऐसा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब को हीट किया जाता है तो दो नए सब्सटेंस बनते हैं। एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, दैट इज चूना, अगर तुमको सब बताऊं स्लैक लाइम कहते हैं हिंदी में चूना, और अंग्रेजी में अगर कॉमन नाम दैट इज स्लैक लाइम, और केमिकली वो कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये सबको दिख रहा होगा कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन, चूना पत्थर को हीट किया जाता है, देखो टूट गया, तो मुझे बता पहले केमिकल रिएक्शन था कि नहीं था? हाँ था। एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहां कुछ दो नया सब्सटेंस बन रहा है। क्या कैल्शियम ऑक्साइड इसके जैसा है? नहीं, बिल्कुल एक नया सब्सटेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है। तो कम से कम ये तो मानोगे केमिकल रिएक्शन हो रही है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट, चूने पत्थर को हीट किया जाता है तो दो नए सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बट बात कर रहे थे किसकी? कि हम तो क्या पढ़ रहे थे? केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो मैंने क्या कैल्शियम कार्बोनेट लिखा? नहीं लिखा, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल यूज किया, दैट इज फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो नया सब्सटेंस बना दैट इज क्या? चूना।
और अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, क्विकलैम। क्या बोलते हैं, मैंने ऐसा गलत बोले, स्लैक लाइम नहीं, दैट इज क्विकलैम। क्या बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है इसको, क्विकलैम। क्या बोला जाता है इसको, क्विकलैम, हिंदी में चूना। अब मैंने क्या यहां पर क्या करा, उस क्विकलैम का फॉर्मूला लिखा और साथ में बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला। तो आई थिंक यही थी केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, आमतौर पे जब भी हम केमिकल रिएक्शन अपने टेक्स्ट में लिखेंगे तो आइडली हम उसका पूरा क्यों नाम लिखेंगे, उस रिएक्शन में जो जो एलिमेंट्स कंपाउंड आ रहे होंगे उनका सिंबल और फॉर्मूले की मदद से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दैट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिकली इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आया कि नहीं आया? चल, तो अगर समझ आया आगे बढ़ेंगे। अब यहां देखो, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल नहीं रहने वाला है, ये थ्योरेटिकल नहीं रहने वाला है। टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन पढ़ा, अब केमिकल इक्वेशन भी दो तरह की है, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये समझना है कि यार एक इक्वेशन बैलेंस कब है और कब वो अनबैलेंस कहलाएगी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ध्यान से सुनना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको समझाने से, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एनसीईआरटी में इसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो कभी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन पूछ ले तो आई थिंक वो बात कर रहा है किसकी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं किसकी, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइन होती है ऑक्सीजन गैस O2 के साथ, और क्या बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है वाटर H2O। ऐसा बोला जाता नहीं बोला जाता? अच्छा, अब यहां देखो, मैं डेफिनेशन बाद में जाऊंगा, पहले समझ लो, डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी। अब तुम देखो यहां पर रिएक्टेंट साइड पे कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आया। तो यहां जो रिएक्शन में एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे यहां क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी दिखता है, और देखो वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट आपको या एटम्स प्रोडक्ट साइड पे भी दिखेंगे। अब इनकी काउंटिंग करो, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी इनकी काउंटिंग करो। अब रिएक्टेंट साइड पे तुम देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन कितने एटम है, 2। अब प्रोडक्ट साइड पे इनके एटमों की संख्या काउंट करो। अब जब मैं प्रोडक्ट साइड पे देखता हूं तो हाइड्रोजन कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है वहां, 1, ऑक्सीजन का एक ही एटम है वहां H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। अब तुमने क्या देखा, कैसी केमिकल इक्वेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, जहां आप क्या देख रहे हैं कि उस केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके एटमों की संख्या जब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे देखता हूं तो क्या पाता हूं, बराबर नहीं है। हाइड्रोजन के तो फिर भी एटम बराबर थे, बट ऑक्सीजन वहां एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसके एटमों की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे एक जैसी नहीं है। तो इसको ही कहते हैं क्या, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें आने वाले एक या एक से अधिक एलिमेंट के एटमों की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बराबर नहीं है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कई सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, और जो एलिमेंट्स वहां आ रहे हैं उनमें से अगर एक भी या एक से ज्यादा भी ऐसे एलिमेंट वहां मौजूद हैं जिनके एटमों की संख्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे बराबर नहीं है। मैंने क्या बोला, एक और एक से अधिक भी। अगर वहां 5 एलिमेंट आ रहे हैं, 5 में से 4 एलिमेंट की संख्या एटमों की दोनों तरफ बराबर थी, बट एक की भी बराबर नहीं है, तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो पहले आपको समझ आया कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन यही कर दिया है कि नहीं। अब डेफिनेशन पढ़ लो कि क्या बोला, समझ आया कि नहीं आया, थ्योरेटिकली समझ आया। अब देखो बैलेंस इक्वेशन भी तो वही कह रही है उसकी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन, या वह है इन विच, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ 1 और मोर एलिमेंट, जिसमें एटमों की जो संख्या है किसकी, एक या एक से अधिक एलिमेंटों की, इज नॉट इक्वल, वह बराबर नहीं है बोथ साइड। बोथ साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड।
तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन क्या कहलाती है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाती है बेटा? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मुझे लगता है ईशान आपको बेटा समझ आया होगा, ठीक है, और नहीं आया तो बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हम रिकॉर्ड कर रहे थे भाई हमें चुप रहना है कि नहीं? हम कोई ऑनलाइन क्लास तो ले नहीं रहे, हम ऑब्वियसली बात है ऑफलाइन क्लास में है, बस ये है कि जस्ट उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चे का थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा बोलेगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है आपको अनबैलेंस समझ आ गया। अच्छा, मैं थोड़ा आगे क्यों जा रहा हूं जल्दी, मैंने वहां एक दूसरा इक्वेशन भी डाला है, आइडली मुझे थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्या पता आपको और बेहतर समझ आए। चलिए ये सब मिटा लेते हैं, थोड़ा सा साफ हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिएगा बेटा, अगली केमिकल इक्वेशन, इसको क्या बोलोगे? एक केमिकल रिएक्शन होती है जहां देखा गया है कि एल्यूमिनियम दैट इज अ मेटल एलिमेंट है, जब उसको ऑक्सीजन के साथ क्या कहते हैं, हमें हीट लिखा नहीं, हीट करना पड़ता है, जब ऐसे नहीं रिएक्ट करता, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये तो केमिकल रिएक्शन है, बट उस केमिकल रिएक्शन को मैंने कैसे लिखा है? एल्यूमिनियम की जगह एल्यूमिनियम का सिंबल Al यूज किया, ऑक्सीजन गैस की जगह उसका फॉर्मूला O2 यूज किया, और जो नया कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना उसकी जगह मैंने उसका सिंबल Al2O3 यूज किया। और आई थिंक यही केमिकल इक्वेशन होता था, जो पुराना पढ़ा उसको साथ साथ रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो दैट इज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन होती है, उसको रिप्रेजेंट किया है सिंबॉलिकली, एंड दैट इज केमिकल इक्वेशन। बट फिर हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन भी दो तरह की है, बैलेंस और अनबैलेंस। अभी फिलहाल हम अनबैलेंस पढ़ रहे हैं, एक समझाया। इसको देखो, इस रिएक्शन में पहले आप देखिए कि एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं। यहां एलिमेंट आ रहा है, एल्यूमिनियम का एटम दिख रहे हैं, वो Al क्या है, वो एक्चुअल में दिखा रहा है कि वहां एल्यूमिनियम का एटम है रिएक्शन में। फिर वहां ऑक्सीजन आया तो यहां ऑक्सीजन के एलिमेंट भी है। अब इनकी संख्या काउंट करो, एक बार रिएक्टेंट साइड पे और एक बार Rx इज फॉर रिएक्टेंट एंड पी के नीचे x लगाया, दैट इज क्या? प्रोडक्ट। अच्छा, एल्यूमिनियम की संख्या काउंट करो, रिएक्टर एक ही एटम है उसका, ऑक्सीजन के दो एटम। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड पे, वही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के एटम कहां मिलेंगे आपको? प्रोडक्ट साइड में मिलेंगे। एल्यूमिनियम के कितने एटम? दो, मामला गड़बड़ हो चुका है। ऑक्सीजन के 3 एटम, तो क्या है ये, बैलेंस कि अनबैलेंस? आप बता सकते हैं, बोलो भैया अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अनबैलेंस का मतलब है कि एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें आने वाले दो या दो से दो नहीं, जिसमें आने वाले एक और एक से अधिक ऐसे अगर एलिमेंट आ रहे हैं जिनके एटमों की संख्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे बराबर नहीं है, दैट केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो अगर आप हामी भरते हैं कि आपको अनबैलेंस समझ आया, तो आई थिंक अब हम बैलेंस की तरफ जाएंगे कि क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जरा समझना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूं, मैंने रिएक्शन लिखा हुआ, डेफिनेशन थोड़ा बाद में जाएंगे। चलो इस रिएक्शन को देखो, आई थिंक ये रिएक्शन पीछे भी लिखी थी, है ना, कि मैंने कहा एक रिएक्शन है जहां देखा जाता है कि जब जिंक को एक एसिड दैट इज सल्फरिक एसिड, उसका फॉर्मूला है H2SO4 के साथ कंबाइन या रिएक्ट कराया जाता है, तो एक सॉल्ट बनता है जिंक सल्फेट, और साथ में गैस पैदा होती है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस। ये केमिकल रिएक्शन है। कहाँ होती, कैसे होती? मैंने कहा अभी केमिस्ट्री बहुत है, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर ही ले रहे हैं, है ना, तो बहुत समय मिलेगा जहाँ मैं समझाऊंगा ये सब कैसे हो रहा है। ये आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में रिएक्शन आएगी, वहाँ मैं समझाऊंगा कि ऐसे कैसे बन रहा है। बट फिलहाल आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है कि जिंक को जब सल्फरिक एसिड दैट इज एक एसिड उसमें डाला जाता है तो एक सॉल्ट वहां बनता है, वो सॉल्ट का नाम है जिंक सल्फेट। बट मैंने क्या जिंक सल्फेट लिखा नहीं, उसका फॉर्मूला लिखा, है ना, और बनती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो नहीं लिखा, मैंने H2 लिखा, सबको दिख रहा है H2 का मतलब क्या है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन गैस। और मैं क्या बार बार समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये केमिकल इक्वेशन क्यों कहला रही है, क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दैट इज छोटा सा इसमें रिविजन आया। अभी तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। देखो यहां पर भी, यहां इस रिएक्शन में भी कुछ एलिमेंट आते हैं, है ना, बोलो आते कि नहीं आते? आते। अब रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करते, कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? वहां Zn आया है, दैट इज फॉर जिंक, मतलब यहां जिंक एलिमेंट मौजूद है। मैंने जिंक ना लिखे Zn ही, उसका सिंबल ही लिख दिया। वो Zn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिंक को, कि जिंक के एटम है। हाइड्रोजन के एटम है, यहां पर H आया। इस रिएक्शन में आई थिंक S सल्फर भी है, इस रिएक्शन में O है, मतलब यहां ऑक्सीजन के भी एटम आए, मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट भी यहां है। आई थिंक ये 4 ही एलिमेंट आ रहे हैं।
और देखो वही 4 एलिमेंट आपको यहाँ दिखाऊंगा, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑब्वियस है उनसे मिलके बना, तो वही तो दिखेगा यहाँ पर। हाँ बट क्या हुआ, नया कंपाउंड कैसे बना, रीअरेंज हो गया, कोई किसी के साथ था, कोई किसी के साथ था, आगे पीछे हो गया, बट है तो वही। ऐसा थोड़ा ना कि रिएक्शन हुआ और जिंक का एटम एल्यूमिनियम का एटम बन जाएगा, है ना। एक केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस जरूर बनता है, बट केमिकल साइड रिएक्शन में जो एलिमेंट वहां मौजूद है रिएक्टेंट साइड में, उनके एटम अदला बदली रीअरेंज जरूर हो रहे हैं, बट एटम थोड़ी ना चेंज होते हैं। जिंक का एटम यहां जाके भी जिंक का ही रहेगा, सल्फर था तो सल्फर का एटम अभी भी सल्फर रहेगा, सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और यहां से आपके पास केमिकल रिएक्शन का एक इंटरप्रिटेशन और आया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया जहां एटम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज होते हैं, बट किसी भी एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट का एटम में चेंज नहीं होता है, वो उसी का रहेगा जिसका था, बट पहले किसी के साथ था, अब किसी और के साथ चला गया, इस वजह से नया कंपाउंड बना। एक इंटरप्रिटेशन केमिकल रिएक्शन का ये भी है, इसको भी ध्यान रखना अगर समझ आ गई मेरी बात। आ जाओ वापस किस पे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एलिमेंट्स यहां रहे Zn, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, जिंक का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, हाइड्रोजन के 2, शाबाश, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, ये बात हुई रिएक्टेंट पे। अब इन्हीं एलिमेंट के एटमों की संख्या काउंट करो कहां, प्रोडक्ट साइड पे। अब देखो जिंक का एक ही एटम है, सल्फर के हाँ एक है, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 2। अब मुझे बताओ बैलेंस है कि अनबैलेंस है, बैलेंस है। क्यों बैलेंस है, क्योंकि इस रिएक्शन में आने वाले, एक वर्ड यूज करूंगा, सभी, कुछ का नहीं, कुछ का होता एटम संख्या सेम और एक का भी अगर नहीं होता तो अनबैलेंस हो जाता। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे समझ आने लगी, मैं खुद से, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं खुद से डिफाइन कर दूंगा इसको देख के। क्या समझा मैं, एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें आने वाले सभी एलिमेंटों के एटमों की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे क्या हो, बराबर हो, उसको कहते हैं क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसे कहते हैं क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं वही कहता हूं, मुझे समझ आया, मैं इसको इंग्लिश में बोल दूंगा, अ केमिकल इक्वेशन इन विच एवरी एलिमेंट present in the reaction have the same number of atom in the reactant and the product side। तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बोला जा सकता है, ठीक है, वही मैंने यहां लिखा है, a balanced chemical equation is one in which the number of atoms of each element is equal on the both the reactant side and the product side। एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें आने वाले एटमों की जो संख्या है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे क्या है, बराबर है। सभी एटमों की संख्या, सभी एलिमेंटों के एटमों की संख्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे क्या है, बराबर। ये सभी बोलना बहुत जरूरी है, कुछ का और कुछ का नहीं है तो भी वन बैलेंस है ना, समझ आया। आई थिंक इसका ही इस्तेमाल ये दूसरा जो रिएक्शन यहां लिखा है इसके लिए भी कर देते हैं। अब समझ आएगा तुमको कि मैंने इसको यहां क्यों डाला एग्जाम्पल में, ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। चलो हम इसको एक बार फिर से चेक करते हैं। चलो देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कैल्शियम है, C4 कार्बन वहां आया है, O वहां दिखता है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट भी वहां आया होगा बिकॉज ऑक्सीजन का एटम वहां दिखाई देता है। चलो इनके एटमों की संख्या काउंट करो, पहले एक बार रिएक्टेंट पे फिर प्रोडक्ट पे। कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 3। इधर आ जाओ कहां, प्रोडक्ट साइड पे, कैल्शियम का एक, O एक ये रहा और 2 ये रहे, 3, और रह गया कार्बन एक। अब मुझे देखो एक कैसी केमिकल इक्वेशन थी जहां जितने भी एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में आ रहे हैं सभी के एटमों की संख्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे क्या थी, बराबर थी। और आई थिंक इसको ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मुझे इस चीज पे तुम छोटा सा हाँ बोल सकते हो अगर आया है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो अब एक टॉपिक आएगा, तो अब एक इक्वेशन बैलेंस होती है, एक इक्वेशन अनबैलेंस होती है, ये आपको समझ आया। अब एक टॉपिक ये आया कि व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि हम लोग क्या करते हैं, समझना इस बात को। ठीक है कि इक्वेशन बैलेंस भी देखी, इक्वेशन अनबैलेंस भी देखी, बट हम कभी भी इक्वेशन को ऐसे लिखते नहीं है, ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन प्रैक्टिकली गलत है। प्रैक्टिकली गलत क्यों, क्योंकि नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएगा। इसको देख के ही दिख रहा है ना,
होता ही नहीं नेचर में, नेचर में होती ही नहीं है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या वो समझ आया, बैलेंस क्या है वो भी समझ आया। बट मैंने कहा कि बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आर द रॉन्ग इक्वेशन, वो इक्वेशन गलत है। अब क्या गलत है उसको, और वो गलत है इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस। अब यहां समझना पड़ेगा, कोई नहीं आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ रहा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, आप बोलो, अच्छी बात, ठीक है। अब मैंने कहा आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ आया, आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ आया। बट मैंने कहा कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे आर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, नेचर में कहीं होती ही नहीं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब तो ये समझना क्यों नहीं होती, अगर आपने ये समझ लिया क्यों नहीं होती तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्यों इनको बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है दे आर द करेक्ट केमिकल इक्वेशन। सच में ऐसा होगा, अगर तू जिंक के एक एटम को सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्ट मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा। दैट इज टोटली करेक्ट, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है। अब वही समझना है, टॉपिक है कि हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। बट पहला इसका सवाल ये ढूंढना पड़ेगा कि अनबैलेंस के साथ दिक्कत क्या है। कई बच्चे लिखते तो हैं, बोला कि बताओ वाटर कैसे बनता है, बोलता है H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। गलत है मेरे भाई, बचपन से चमका रहे होंगे क्या पता, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, गलत है। तो चलो समझते हैं क्यों गलत है। देखो याद करो नाइन्थ, अपना नाइन्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है कि नहीं, एक चैप्टर आ गया था केमिकल इक्वेशन पे, है ना। और पहला ही उसका टॉपिक था लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। और उस लॉ का पहला लॉ क्या कहता था, वो बात करता था कंजर्वेशन ऑफ मास की, याद है। और हमें हम समझाते थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसको लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहले याद करो केमिकल कंजर्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, दैट इज मास था, वो क्या कहता था भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लॉ है किसका, केमिकल कॉम्बिनेशन का। वो कहता था एक केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट का मास होगा, रिएक्टेंट पे जितना भी मास है उतना ही मास किसका बनेगा, प्रोडक्ट का, है ना। अगर रिएक्टेंट का मास कम हो जाए, प्रोडक्ट का मास ज्यादा है, इसका मतलब तुम क्या दिखाना चाह रहे हो कि मास क्रिएट हुआ। अरे मास क्रिएट होता ही नहीं है। और अगर रिएक्टेंट का मास ज्यादा था आ रहा है और प्रोडक्ट का मास कम आ रहा है तो तुम दिखाना चाह रहे हो कि मास कहीं डिस्ट्रॉय हो गया। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ड्यूरिंग अ केमिकल कॉम्बिनेशन मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, मास ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता। जो रिएक्टेंट साइड का मास होगा वही प्रोडक्ट साइड का मास होगा। ये मैंने लॉ आपके लिए लिखा हुआ है, बाकी मैंने समझा दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता था, बोलूंगा क्या कहता था क्योंकि आइडली हमने 9th में पढ़ा, क्या कहता था समझा। अब देखो अनबैलेंस के साथ दिक्कत क्या है, एक्चुअल में जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं कर रही है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं कर रही। और अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं कर रही तो कैसे होगी, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, एक केमिकल रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फुलफिल करना पड़ेगा, वहां रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। और अगर केमिकल इक्वेशन है मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर नहीं आ रहा तो किसको ओबे नहीं कर रहा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे नहीं कर रहा, मींस वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अभी दिखाएंगे कि वहां ऐसा नहीं है, है ना। जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं करती है, इसलिए उसको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल करती है। तो अगर ये पेपर सवाल पूछता है, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ ये, बट अभी दिमाग में डाला कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आर प्रैक्टिकली रॉन्ग और इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, बैलेंस। बट यहीं से एक प्रश्न उठता है कि भाई क्यों उसको बैलेंस क्यों करते हैं, तो उसका जवाब सीधा सा है, वी बैलेंस एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि पूछे कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, तो जवाब बहुत सीधा सा है, टू ओबे, कि क्या कर सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे कर सके या फुलफिल
कर सके, क्योंकि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं करती। और 9 से मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ कि बेटा कोई भी केमिकल इक्वेशन इस ब्रह्मांड नेचर में होगी तो वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लगेगा ही लगेगा, और अगर लगता हुआ नहीं दिख रहा तो सिर्फ तुम्हारे कागज पे ही वो रिएक्शन हो रही है, प्रैक्टिकली वो रिएक्शन कहीं हो नहीं सकती है कि नहीं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो गलती क्या थी। बट ये सवाल समझ आया कि ये पूछा जाता है कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते, तो उसका जवाब दे दोगे क्यों करते हैं उसको। बैलेंस इसीलिए किया जाता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल करे या ओबे करे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता था वो आपको पता है। अब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं कि वहां क्या दिक्कत है। देखो ये मैंने एक एग्जांपल डालने की यहां कोशिश की। देखो मैंने एक रिएक्शन लिखाया है, H2 प्लस O2 गिव्स H2। आइडली कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, मेरे को पता वाटर कैसे बनता है ना। 7वीं 8वीं क्लास का बच्चे की बुक में रिएक्शन हो सकता रहती हो, है ना। वैसे ये तो नहीं लिखते होंगे जो गलत है ये, मुझे लगता है बुक वाले तो ये लिखेंगे नहीं, है ना, वो उसको बैलेंस करके लिखेंगे। बट यहाँ देखो H2O2 गिव्स वाटर, और ये आपको पता है कि अनबैलेंस है। फिर से देखना, फिर से देख लो, अनबैलेंस तो है ये। देखो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ रिएक्टेंट साइड पे और फिर प्रोडक्ट साइड पे इनके संख्या काउंट करो। अब रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम है प्रोडक्ट साइड पे 2, ऑक्सीजन कितना है 1, है कि नहीं। अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस है तो लिखो क्या दिक्कत है, बट हमने बोला कि अनबैलेंस गलत होती है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। अब देखो क्यों गलत होती है आपको समझ आएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फुलफिल नहीं करती है। अनबैलेंस कैसे नहीं करती, देखो अगर आपको पता हो हाइड्रोजन के एक एटम का वजन होता है 1U और ऑक्सीजन के एक एटम का वजन होता है 16U, ये आपको 9th में पढ़ाया, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। अब रिएक्टेंट साइड पे आ जाओ, अब कहां जाओ, रिएक्टेंट साइड पे आ जाओ। यहां हाइड्रोजन कितने एटम है 2 और एक ऑक्सीजन के एटम का वजन होता है 1U, तो 2 का कितना हो गया 2U। तो अगर तराजू पर तोलूंगा तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम की वजह से कितना वजन चला गया 2U चला गया, बोलो ठीक है। अच्छा अब रिएक्टेंट साइड पे ये ऑक्सीजन के 2 एटम का वजन भी जुड़ेगा, ऑक्सीजन के एक एटम का वजन है 16U, तो 2 एटम वहां रिएक्टेंट साइड पे है ऑक्सीजन के, उसका वजन कितना हो जाएगा 16 2 32U। चलिए और इन दोनों को जोड़ो तो क्या मिल जाएगा, पूरे रिएक्टेंट का मास मिल जाएगा। रिएक्टेंट का मास कितना है 32U प्लस 2U दैट इज 34U। तो क्या दिख रहा है कि जिनको रिएक्ट कराया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का, उनका मास कितना था, है ना, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट 34U आ रहा है। अच्छा अब प्रोडक्ट साइड में मास करो, आप जानते हैं कि अगर ये रिएक्शन होगी तो मास ऑफ प्रोडक्ट भी इतना ही आना चाहिए था या आना चाहिए। अब जरा देखो वाटर का मॉलिक्यूल जो H2O बना उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम आ रहे हैं, एक का वजन है 1, 2 का 2U। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाते थे, क्योंकि वाटर इज अ मॉलिक्यूल, तो इसका क्या होगा एक मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते थे 2 × 1, हाइड्रोजन के 2 एटम है और एक का वजन 1U होता है, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का वजन करना है। ऑक्सीजन कितने एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम वहां एक, और एक का कितना होता है 16, कितना आ रहा है 2 × 1 2, 16 × 1 16, ये तो आ रहा है 18U। ये तो ऐसा दिख रहा है कि मैंने इतना मास दिया और जो मिला वो सिर्फ 18U था, तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है क्या। तो जो मैं यहां लिखूं क्या, जगह मेरे पास कमी हो गई यार, मैं किसको हटाऊं, चलो छोटा सा लिखते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। तो जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। और यही तो मैं कह रहा था कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं करती, और एक केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं करती, अरे भाई वो कैसे पॉसिबल होगी। तो समझ आया कि ये कागज पे हो सकती है, कागज पे तो कुछ भी होता है भाई, बट तुम सोचोगे कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल मिल जाए, ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल मिल जाए, मैं वाटर बना दूंगा, नहीं बनेगा, क्योंकि तुम देख रहे हो कि वहां मास कंजर्व नहीं है, और मास कंजर्व नहीं तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं कर रहा, मींस दैट रिएक्शन दैट इज अनबैलेंस वो पॉसिबल नहीं है। अब समझ आया कि व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अभी तो मैंने उसको बैलेंस नहीं किया, बट ये तो समझ आया कि वहां दिक्कत है।
वो टेक्निकली गलत है कि नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल करती है। और ये तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया कि अनबैलेंस तो नहीं कर रही है, तो अगर अनबैलेंस नहीं कर रही तो उससे काम बनेगा नहीं, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करने से क्या होगा अभी दिखाएंगे। बैलेंस जो इक्वेशंस होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल करती है। तो अब मैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो सिखाता हूं, और तब हम चेक करेंगे कि बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी वहां मास कंजर्व दिखेगा, है कि नहीं। बट मुझे पहले इस बात पे हमें भरो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, समझ आया या नहीं आया, हाँ या ना आया, शाबाश। फिर ये समझा पाया कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, अभी तक किया नहीं बट क्यों करता है वो समझ आया, क्योंकि दिख रहा है या दिखाया कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में मास कंजर्व नहीं है। और 9th में मैंने ही पढ़ाया, तुमने पढ़ा कि एक केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल करती है या करना चाहिए। अगर उसको होना है और उसका मतलब है कि वहाँ मास कंजर्व होना चाहिए, बोले तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस, मतलब वहाँ वो अनबैलेंस है तभी तो मास कंजर्व नहीं है, अगर बैलेंस होता तो कंजर्व हो जाता मास, ठीक है। अरे आई थिंक इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल कर सके, क्योंकि वो नहीं करती बट बैलेंस कर देंगे तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल करेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता था वो आप ऑलरेडी जानते थे, समझाया, ठीक है। ये मैंने दिखाई दिया कि देखो एक अनबैलेंस के साथ दिक्कत क्या है। चलो अब मैं इसको मिटाऊंगा, अब इधर आ जाओ, तो लगे हाथ में उसको बैलेंस करना भी सिखाऊंगा और बैलेंस करके तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फुलफिल हो चुका है। चलो ये हटा दिया जाए, ठीक है। ये स्थिति कब थी, ये स्थिति तब थी जब अनबैलेंस थी, शाबाश। ये स्थिति तब थी जब वो अनबैलेंस थी। चलो अब लगे हाथ हम यहाँ इसको बैलेंस करना सीखेंगे और वहां हमें ये भी समझ आएगा क्या क्या, क्योंकि वहां हाँ कि बैलेंस करने से मास भी कंजर्व हो गया, और मास कंजर्व हो गया मतलब दैट रिएक्शन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, कि वो की जा सकती है। चलो देखो यहां पर H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इसके साथ क्या समस्या हमने देखी ली। अब देखो बैलेंस कैसे करते, बैलेंस करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन काम आएगी। आपकी क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन काम आएगी। जैसे मैंने यहां देखा था हाइड्रोजन तो ठीक ठाक था, नहीं था, हाइड्रोजन की कोई दिक्कत नहीं थी, 2 एटम इधर थे 2 एटम वहां भी थे। दिक्कत कहां थी, ऑक्सीजन के साथ, कि इधर 2 हैं इधर 1 है। अब मैंने क्या किया, यहां 2 लगा दिया, तो यहां तो 2 नहीं लगा सकता, वाटर का फॉर्मूला तो H2 ही रहेगा, बट यहां 2 तो लगा सकते हैं। यहां 2 लगाने का मतलब क्या है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2, H2O और एक और H2O आया, वो तो पॉसिबल है ना। यहां थोड़ा 2 लगा सकता हूं, नीचे वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, इधर 2 लगाया। 2 लगाने का मतलब क्या, पर्पस क्या था कि देखो 2H2O का मतलब बेटा ये हुआ ना कि वाटर के क्या हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब इससे फायदा क्या हुआ, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन होता है, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाए तो वहां ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। अब ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, यहां पर बोलो ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए नहीं हो गए। तो जब मैंने यहां 2 लगाया, जरा ध्यान देना, मुझे लगता है रिएक्टेंट साइड पे भी ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2। प्रोडक्ट साइड पे तो 2 है ही, यहां 2 लगाने से ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। बट गड़बड़ कहां हो गई, हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया भाई तूने, बट तूने गड़बड़ कर दिया क्या, हाइड्रोजन। अब तू रिएक्टेंट साइड पे देख, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2H2 का मतलब है वाटर के 2 मॉलिक्यूल, और वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 हैं, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 4। देख ले, 2 इसमें और 2 दूसरे वाले में। अब रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 4। कितने हो गए, 4। तो भाई फिर मामला तूने खराब कर दिया, तो मामला फिर खराब कर दिया। उधर 2 ही है, उधर 2 ही है, तो ले मेरे भाई हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है यहां पर, इसके आगे कुछ नहीं, मीन्स क्या है 1। तो मैंने क्या करा, यहां 2 लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। अब 2 कर दिए तो ये ऐसा हो गया ना कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, एक में 2, 2 में 4। समझ आ रहा नहीं आ रहा, बोलो। अब इसकी शक्ल देखो या मेरे बच्चा, अब इसको देखो, पहले मैं इसको क्या कर दूं, ये कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। अब यहां देखो, ये सब तो मैंने समझाने के लिए किया, या आप रफ में सोच सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करो छोटा करो, ये बहुत लफड़े का काम है ना, नहीं है, आधा टाइम इसमें भी जाता है। चलिए अब यहां देखो बेटा, अब देखो रिएक्शन,
अब रिएक्शन को जो मैं दोबारा देखता हूं तो क्या पाता हूं कि उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके एटमों की संख्या रिएक्टेंट साइड पे भी उतनी है और प्रोडक्ट साइड पे भी उतनी है। तो कम से कम ये तो बोलोगे कि मैंने एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस किया तो अब देखो मास निकालते हैं रिएक्टेंट का और मास निकालते हैं प्रोडक्ट का। देखो क्या कमाल हुआ। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे आओ, हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1U होता है, 2 का कितना, अच्छा 2 का कहाँ, अभी हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1U होता है। तो यहां कितने हाइड्रोजन है, H2 का भी 2 है, 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए यहां पर। देखो H2 हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, और H2 भी कितने हैं, 2 H2 है, H2 दैट इज 2 H2, कितने हो गए 4। और हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1U, तो यहां 4 है बेटा, तो 4 into 1 हो जाएगा। मुझे लगता है यहां जो ऑक्सीजन आ रहा है उसका मास भी जोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U होता है, यहां कितने में बेटा 2, तो कितना वजन हो जाएगा 16 into 2 दैट इज 32। ऐड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 16 2 जा 32 एंड 32 and 4 36U। ये किसका मास आया, ये मास ऑफ रिएक्टेंट आया। क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट आया। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे देखो H2O का मास हम पीछे निकाल चुके थे, फिर निकाल लेते। सिर्फ पहले H2O का निकालो, सिर्फ वाटर के पहले एक मॉलिक्यूलर का मास निकालो, दैट इज वाटर का मॉलिक्यूलर मास। इसकी बात करो, 2 हाइड्रोजन एटम आते हैं, एक हाइड्रोजन का वजन 1, तो 2 का 1 into 2। उसमें ऑक्सीजन का मास भी मल्टीपल ऐड करना है। ऑक्सीजन का एक ही एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 होता है, दैट इज 16 into 1 करेंगे, शाबाश, ठीक है। अच्छा, बट ये तो वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास आया, ऐसे वाटर के यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, तो आई थिंक मैं इसका दुगना भी करूंगा। अब यहां देखना, 1 into 2 2, 16 1 जा 16, 2 into 16 18 एंड 18 2 जा 36। तो क्या देखा कि जब मैंने उस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया तो मैंने पाया कि वहां मास भी कंजर्व हो गया। और एक केमिकल इक्वेशन मास कंजर्व हो रहा है, मुझे लगता है दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, कि वो रिएक्शन क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया होगा कि देखो कि बैलेंस में क्या हो रहा है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट आ रहा है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, तो वो कंजर्वेशन मास को फुलफिल करती है, इसीलिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल। नेचर में ये होता है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, तो वाटर के कितने 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। मतलब नेचर में वाटर का एक मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता है। वाटर में, नेचर में अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनना है तो इसको होना पड़ेगा, और ये होगा नहीं। वाटर का एक मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से मिलेगा तब वाटर का एक मॉलिक्यूल बन सकता है नेचर में, बट कैसे बनेगा, ये तो होगी नहीं। तो नेचर में ये रिएक्शन होती है, जब हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल से मिलते हैं तो वाटर बनता है, बट वाटर के सीधे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तुम बोलोगे वाटर का एक मॉलिक्यूल मैं बना के दिखा दूंगा, बनेगा नहीं। उसके लिए तो ये रिएक्शन करानी पड़ेगी और ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं करती। और कैसी रिएक्शन है ये, अनबैलेंस। तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस क्या है, मोटा मोटा वो अंतर पता होना चाहिए। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम क्या देख रहे हैं कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो सवाल है कि क्यों करते हैं भाई, मत करो। कुछ बच्चे होंगे तो बोलेंगे भाई क्यों करना है, जैसा है वैसे रखो। कुछ बच्चों का अप्रोच ऐसा भी है, बच्चे बदलाव चाहते नहीं, बट यहाँ बदलाव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल नहीं कर रही है भाई, इसलिए उसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि बैलेंस करके क्या हो रहा है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल करती है। तो मैं इसको ना एक सवाल मानूंगा, ये नोट्स में आपको ऐसा लग रहा हो कि बीच में आया और चला गया, ये एक सवाल है जो पेपर में पूछता है, छोटा मोटा एक सवाल पूछ लेगा, कहेगा कि बताओ, क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। तो सवाल का जवाब मैंने समझा दिया, बट जवाब सिंपल सा है, मैंने तो पूरा एक्सप्लेन किया। वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है, वो तो सिर्फ पूछा है क्यों करता है, तो मैंने एक्सप्लेन करके समझाया। बट आई थिंक आपको जवाब समझ आ गया, क्यों बैलेंस करते हैं, टू फुलफिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। और क्या होता है वो मैंने यहाँ चिपकाया है, आपको पहले से पता होगा, मैंने भी समझाया भी, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस, यहाँ आपको कुछ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस दे रखी है। क्या दे रखी है, कुछ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस ही है, मैं दिखा दूंगा। और चलो क्या करते हैं, इसको फटाफट
बैलेंस भी करते हैं। देखो पहले देख लेते हैं, पहला रिएक्शन देखो, यही लिखूं, देखो यहां, चलो इसको यहां लिख सकते हैं। पहली वाली को देखो, एलिमेंट्स देखो वहां पर क्या है, उनकी संख्या रिएक्टेंट पे देखो, उनकी संख्या प्रोडक्ट पे देखो। अब एलिमेंट क्या है, हाँ बोलो बच्चे। जब हम पेपर में करेंगे तो आप जैसे लिख रहे हो वैसे जरूरी नहीं, देखो पहले हम लोग करते थे जब हम छोटे थे, बट अब ये सवाल ना बहुत छोटे नंबर में आते हैं। इसमें सवाल कैसे आते हैं मैं वो भी कराऊंगा। फिलहाल तो मेरा भी फोकस है कि कंसेप्ट समझ आए। हम इसके लिए एक लेक्चर और लेंगे, अभी तो चैप्टर में सब पढ़ाऊंगा, छोटी मोटी चीज़ें मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना। बट इस चैप्टर में क्या क्या सवाल आते हैं आइडियली वो सवाल मैं तैयार करूंगा कि क्या क्या आते हैं, और उनके लिए तुमको डिस्कस करूंगा कैसे आता है। हाँ, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सवाल आता है नहीं। सिंपल लिख देगा, एक नंबर में बोलेगा बता बैलेंस कर दे। अब एक नंबर के लिए इतना तो नहीं करूंगा, ये सब काम जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए भी नया है, तो ये सब काम दिमाग में भी हो जाता है। एक जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएगा ये सब काम दिमाग में भी तू कर लेगा, ठीक है। बट फिलहाल ऐसे करेंगे कि दिख जाए ना, क्योंकि नया नया कुछ बच्चे कम समझते हैं, कुछ जल्दी समझते हैं, तो भाई सबको समझ आना चाहिए ना। अभी तो फिलहाल पर्पस वह है समझाने का। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे N2 का मतलब क्या है, N का मतलब है नाइट्रोजन का वहां एलिमेंट है, N लिखा, H हाइड्रोजन, आई थिंक यही दो एलिमेंट रिएक्शन में आ रहे हैं। अब N2 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के 2 एटम है रिएक्टेंट पे, H2 का मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। प्रोडक्ट साइड में इनकी काउंटिंग करो, N लिखा है सिर्फ, तो नाइट्रोजन का एक ही एटम है, देखिए अनबैलेंस है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो क्या था ये अनबैलेंस था। अब तुम जानते हो अनबैलेंस है तो तुम जान रहे हो कि यहाँ मास कंजर्व नहीं है। जब मास कंजर्व नहीं तो ये हो ही नहीं सकती रिएक्शन। कागज पे तुमने लिख रखा है, बट सच में तुम सोचेगा नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करूंगा तो NH3 दैट इज अमोनिया बन जाएगा, नहीं बनेगा। बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे देखो, N2 प्लस H2 गिव्स NH3 दैट इज अमोनिया, ये आपको दे रखा है, और आपको दिख रहा है कि ना नाइट्रोजन बैलेंस है ना हाइड्रोजन बैलेंस है। चलो कहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या करता हूं, देखो यहां नाइट्रोजन 2 है, मैंने इसके आगे 2 लगा दिया। अब 2 लगाने से क्या हुआ, देखो NH3 तो एक ही है, बट 2 लगाने से क्या हो गया कि वो एक्चुअल में क्या हो गया, NH3 2 हो गए, हाँ शाबाश। और एक में कितने एटम थे, एक, तो 2 में कितने हो गए, 2। तो मुझे लगता है अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो अब नाइट्रोजन यहां पर भी 2 हो गए, है कि नहीं। तो नाइट्रोजन तो मैं बैलेंस कर पाया। अब बट मुझे लगता है कि जब मैंने इसको 2 किया तो देखो इस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 एटम थे, बट 2NH3 में तो NH3 2 हो गए ना, तो एक में 3, 2 में 6 हो गए, 2 3 6 भी कर सकते हो, है ना। कितने हो गए, 6 हो गए। अब प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 6, और वहां अभी कितने हैं, 2, तो मेरे भाई यहां 3 लगा दे। हाइड्रोजन गैस के उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम, और यहां अगर 3 करा तो हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3, और एक में 2, 3 में 6। तो ले मेरे भाई, अब देख, है कि नहीं। तो जो तुम कह रहे हो कि ये करना पड़ेगा, ये सब काम तुम ऐसे रफ में कर सकते हो। हाँ, वो अगर आपको कहेगा, वैसे मुझे लगता है ऐसे कभी कहेगा कि प्रॉपर करके दिखाओ, इतना बड़ा नंबर का सवाल बनता ही नहीं है। आज के इस तरह का पेपर आ रहा है उसमें ये 1 नंबर के सवाल में ही बनता है। उसमें मैं बताऊंगा ये कैसा सवाल बनता है, ये MCQ में भी आ जाता है। इसमें MCQ कैसे बनता है, ये देगा और इसका खुद से बैलेंस वाला दे देगा, इसका खुद से बैलेंस वाला देगा। कैसे देगा बैलेंस वाला, ऐसे दे देगा, N2 प्लस X H2 ये Y NH3, ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल इस पे। और हमें क्या क्या बताओ, X क्या है और Y क्या है। करना कुछ नहीं है, इनडायरेक्टली वो कह रहा है भाई बैलेंस ही कर, तो मैं बैलेंस करूंगा, ये आ गया। तो बैलेंस तो करना मुझे आना चाहिए। अब मुझे दिख रहा है कि X क्या है 3, MCQ बना देता है इस पे आजकल। पहले बैलेंस करने को आता था, आजकल इस पे भी MCQ बना देता है। कैसे, कहेगा ये रिएक्शन है, कहेगा सही बैलेंस है, और नीचे ऑप्शन दे देगा, मतलब ये बैलेंस दे रखा भाई ने। बैलेंस क्या दे रखा है, जो हमें निकालना था उसने भाई ने गायब कर रखे हैं X और Y, और हमें कहता है बताओ ऑप्शन में X क्या है और Y क्या है। तो मेरे भाई बैलेंस तो तुझे तब भी करना ही पड़ेगा। अब तू उसको कंपेयर कर, X क्या है 3, Y क्या है 2। तो ऐसे सवाल बन रहे हैं। या हो सकता है कि ये 3 लिख देगा, इसको गायब कर देगा, तो X क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझे नहीं समझे, ठीक है। तो इस तरह के मैं वही करना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिस तरह के आते हैं। बट देखो मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन बनाया तो वो भी तभी बनेगा जब आपको पहले ये सिखाना पड़ेगा ना, तो ये तो सीखना ही पड़ेगा। सवाल कैसे आते हैं ऑब्वियस सी बात है, उसकी चर्चा भी होगी, बट सवाल क्या आते हैं कैसे करते हैं उसकी चर्चा तब होती है जब बच्चे के पास उसका कंसेप्ट हो। और अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मीन्स हम अभी कंसेप्ट सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं। चलिए एक और करते हैं, कुछ आपको भी होमवर्क देंगे। चलो दूसरा रिएक्शन देखो,
देखो इस रिएक्शन को देखो, Fe दैट इज आयरन मिला ऑक्सीजन के साथ। लोग पैर मत घिसे जमीन पे, बच्चे जमीन पे पैर मत घिसो बेटा। Fe प्लस O2 देता है Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, Fe फॉर आयरन, O फॉर ऑक्सीजन। फटाफट इनके एलिमेंटों की संख्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे काउंट करो। अब आयरन के एक एटम रिएक्टेंट पे है और ऑक्सीजन के दो एटम रिएक्टेंट पे है। अब प्रोडक्ट साइड पे आ जाओ, आयरन के कितने एटम है? दो, ऑक्सीजन कितने? तीन। क्या बैलेंस है? बैलेंस नहीं है। अब हम करेंगे बैलेंस, कैसे करेंगे? आयरन से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ आयरन के दो हैं तो मैंने भाई दो लगा दिए, है कि नहीं? Fe एक ही एटम था, आगे दो लगाया, आयरन के दो एटम हो गए। तो मेरे भाई ले आयरन, तुम्हें लगता है मैंने सही कर दिया। अब गड़बड़ है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ तीन है, वहां दो है। अब मैं क्या कर सकता था? मैंने लगता है मैं गड़बड़ स्टार्ट कर दी, बट ठीक है हम तब भी सही कर देंगे। क्या कर सकता था? देखो ऐसा कर सकता था कि ऑक्सीजन को यहां 3 से मल्टीप्लाई करो। सुनना, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते, क्या करते हैं? ऑक्सीजन। देखो ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगी, मेरा कोई तरीका नहीं है कि पहले इसको करना है उसको करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको दिखने चीजें लग जाएंगी। ठीक है, मैंने देखा कि आयरन मैंने किया वो बैलेंस हो गया, बट देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो क्या करूंगा? तो फिर मैं बोला चल देख भाई थोड़ा लंबा खींच जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया? मैंने बोला एक घड़ा इसको थोड़ा दूर कर दो। अब यहाँ देखो, अब ऑक्सीजन यहाँ 3 यहाँ 2, तो मैंने क्या किया जुगाड़ इसका, क्योंकि 2 3 नहीं बनेगा मल्टीप्लाई करके, 3 2 नहीं बनेगा, तो मैंने क्या किया? ऐसी स्थिति में क्या करना होता है? यहां उसका 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, और यहां 2 लगा दिया, 2 3 जा 6। नहीं समझे? नहीं समझाया। देखो यहां 3 किया तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम थे, तो 3 में 6 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए। Fe2O3, अब Fe2O3 के एक मॉलिक्यूल में आयरन के ऑक्सीजन कितने एटम है? 3। अब मैंने ऐसे 2 कर दिए तो कितने हो गए? 6, और आयरन हो गए 4, आयरन हो गए 4। अब ये गड़बड़ हो गया तो मेरे भाई यहां 4 कर देता ना, ये समझे? यहां पर 4 कर देता, है कि नहीं? अब देखा, अब देखो आयरन यहां 4 है, वहां भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, वहां भी 6 हो गए, तो हो गया बैलेंस। और ये कोई तरीका नहीं है, देखो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप धीरे धीरे कंसेप्ट सीखेंगे। समझ आ नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़ेंगे, 2 मैंने रिएक्शन और लिखी हुई है आगे, इनको बैलेंस कराते हैं, फिर थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखो इस रिएक्शन को देखो, इसमें एलिमेंट्स देखना, या छोटा कर देता हूँ थोड़ा ना, मुझे लगा दिखेगा ना, है ना, थोड़ा मेरे को स्पेस मिल जाएगा। चलो इधर आ जाओ, एलिमेंट्स, वहां आने वाले रिएक्टेंट की एटमों की संख्या और वहां वाले प्रोडक्ट के एटमों की संख्या। देखो क्या आ रहा है, Na आ रहा है, Na इज फॉर सोडियम, तो सोडियम वहां आ रहा है, H2 दैट इज हाइड्रोजन भी वहां है, ऑक्सीजन भी वहां है। आई थिंक ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं वहां। अब इनके एटमों की संख्या काउंट करो, एक बार रिएक्टेंट में फिर प्रोडक्ट में। Na एक ही आया, एक एटम है, H2 2 आया, और ऑक्सीजन 1 आया। प्रोडक्ट साइड पे देखो सोडियम एक एटम है, ऑक्सीजन का 1 है, और हाइड्रोजन के 3 है, 2 और 1 3। क्या है ये? अनबैलेंस। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो लो Na प्लस H2O गिव्स सोडियम हाइड्रो, थोड़ा छोटा करते हैं, मुझे इतना बड़ा लिखना नहीं चाहिए, मुझे लगता है मुझे इसके लिए जगह चाहिए ना। तो Na प्लस H2O गिव्स NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा है ये, है ना। अभी जो नई नई रिएक्शन आने, बच्चा बोले कॉस्टिक सोडा क्या होता है? अरे आएगा, आगे आएगा, अभी तो रिएक्शन को बैलेंस करना सीख, अभी तो रिएक्शन को बैलेंस करना सीख, सब कुछ आएगा, एक एक जो जहाँ लेटर आ रहा है सब जानेगा तू, केमिस्ट्री 10वीं की खत्म होते होते तक, है कि नहीं? पर हर चीज का एक समय है कि वो अपने समय पे आएगा। चलो अब देखो कैसे करते हैं बैलेंस। सोडियम का तो मामला ठीक था, हाइड्रोजन भैया नाराज है और ऑक्सीजन दीदी भी नाराज है ना, यही तो कहानी है। बाकी तो सब ठीक ही है, सब क्या ठीक है? एक ही ठीक है। चलो तो मुझे लगता है यहाँ हाइड्रोजन 3 है, वहां 2 है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं किसको बैलेंस करने से। मुझे गड़बड़ दिखता है, अच्छा बैलेंस गड़बड़ तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन तो ठीक है, मैं क्या देख रहा हूँ। चलिए कैसे करेंगे बैलेंस। यहाँ ऑक्सीजन ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 3 है,
तो मैं क्या करता हूं जरा देखो, मैं यहां 2 लगा देता हूं। यहां 2 लगाने से क्या हुआ जरा देखना, कुछ बदलाव। सोडियम यहां कितने हो गए रिएक्टेंट साइड पे 2, ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, इसके अंदर एक ही ऑक्सीजन का एटम है और NaOH 2 हुए तो वहां ऑक्सीजन 2 हो गए, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन कितने हो गए रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे 2। और हाइड्रोजन कितने हो गए, अब देखो इसमें एक ही हाइड्रोजन आता था बट इसके 2 मॉलिक्यूल हुए, तो हाइड्रोजन यहां 2 हो गए और 2 ये पड़े, कितने हो गए 4। अब रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 4, ठीक है। अच्छा अब यहां 2 लगा दिया, यहां 2 लगा दिया। अब यहां 2 लगाने से क्या होगा, हाइड्रोजन कितने हो गए, वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम, तो 2 में 4, तो यहां हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए हाइड्रोजन बराबर, और ऑक्सीजन कितने हो गए यहां पर 2, ले हो गया बराबर। और गड़बड़ हो गया क्या, सोडियम, वहां सोडियम 2 है यहां 1 है, तो मेरे भाई यहां 2 लगा, ठीक है नहीं। तो देखो होगी भाई क्या, बैलेंस। प्रैक्टिस से आएगा, किसी को नहीं समझ आ रहा हम प्रैक्टिस कराएंगे, आप पूछेंगे। ये वीडियो के अलावा भी हम क्लास में है ना भैया, ये वीडियो के अलावा हम क्लास में तुम्हारे चेयर के बगल में आके तुमको समझाएंगे, तुम्हें कॉपी में समझाएंगे, बट मैंने बोला नहीं समझ आया भाई, पूछने वाला बनना पड़ेगा। अब तुम खाली समझ भी नहीं आ रहा है, पूछ भी नहीं रहे, तो वो आपका काम खराब है, ठीक है। चलो रुको, कोई गेट बजा रहा है तो भाई गेट पे खड़े रहो, मुझे क्वेश्चन कराने दो, गेट भी खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेरे दोस्त वरुण, अब लास्ट खत्म करेंगे। तुम लगता है परेशान हो गए हो क्या, आज परेशान नहीं हुए होंगे, मुझे लगता है समझ आया आज, ठीक था, ठीक है। चलिए बच्चा, एक और रिएक्शन है बेटा, देखो मैग्नीशियम Mg प्लस HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। अनबैलेंस है, देख लो, मैग्नीशियम यहां आ रहा है, हाइड्रोजन यहां आ रहा है, Cl4 क्लोरीन यहां आ रहा है कि नहीं। अब एटमों की संख्या देखो, एटमों की संख्या देखो, मैग्नीशियम का एक एटम है रिएक्टेंट पे, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन भी 1। प्रोडक्ट साइड पे आया तो मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2 हो गए, 2 बचा Cl2, कोई नहीं सॉरी क्या, Cl2 और हाइड्रोजन कितने बेटा 2। अनबैलेंस है, करते हैं बैलेंस, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से करते हैं स्टार्ट। लो यहां 2 लगाया, कितना प्यार से हो गया, यहां 2 लगाया, यहां 2 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 2, कहां है 2, अच्छा ये हाइड्रोजन, हाँ रिएक्टेंट साइड पे लगाया ना, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2, बराबर हो गए दोनों तरफ। अच्छा क्लोरीन भी तो 2 हो गए, तो ले तुझे क्लोरीन 2 करने ही थे, हो गया बैलेंस। समझ आया कि नहीं आया। तो ये है एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, बट कैसे करना है वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे, उसकी तो प्रैक्टिस लगेगी, 2-4 साल बनाने से तो नहीं होगा, बट उस सवाल के जवाब मिल गया होगा बैलेंस क्या है, अनबैलेंस क्या है, कि अनबैलेंस को बैलेंस क्यों करते हैं। और अब ये सवाल तुम्हारे लिए है ना, इसकी फोटो मैं तुमको शेयर कर दूंगा, आप घर पे कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए फिर नहीं, ठीक है, मैं चाहूँगा तुम घर से पढ़ के आओ। देखो क्लास का बेनिफिट तभी है जब साथ साथ तुम पढ़ रहे हो। मैंने पढ़ाया, तुमने देखा, बड़ा मज़ा आया, मज़ा आने से सब्जेक्ट है वो, मूवी तो है नहीं कि मज़ा आया, आइडली आपको साथ साथ देखना पड़ेगा, साथ साथ देखोगे तब समझ आएगा, मुझे लगता है तब ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। नहीं तो पढ़ाई फिर क्या होती है, बोरिंग लगती है। टीचर समझा रहा है, तुम्हें नहीं समझा रहा तो बोरिंग ही है, टीचर समझा रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है तो मज़ा है कि नहीं। पढ़ाई बोरिंग तब तक है जब तक आपको समझ नहीं आ रहा, बट यार पढ़ाई अपने समझ थोड़ी ना आएगी, थोड़ा तो आपको लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना करा रहे हैं, कल हम लोग इसको आगे करेंगे, ठीक है। चलो।